डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो चैप्टर चल रहा था अकाउंटिंग रेशो का, उसका मैं लास्ट रेशो लेके आया हूँ जिसका नाम है सॉल्वेंसी रेशोस। देखो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सॉल्वेंसी। सॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है? कैपेसिटी ऑफ पेमेंट। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं कि इट इज आल्सो नॉन एज लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशो। कई लोग इसको लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशोस भी बोलते हैं। लॉन्ग टर्म क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो रेशो होता है वो संस्था की लॉन्ग टर्म कैपेसिटी की पोजीशन को बताता है। आज मान लो बैंक है, अब बैंक जब किसी संस्था को लोन देगी तो बैंक क्या देखेगी कि भैया उस संस्था की लॉन्ग टर्म कैपेसिटी क्या है पैसा चुकाने के लिए। इसलिए हम क्या करते हैं, इस रेशोस की कैलकुलेशन करते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रेशो आता है जिसे हम बोलते हैं डेट इक्विटी रेशो। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? ऋण क्षमता अनुपात। डेब्ट इक्विटी रेशो का मतलब एक तरीके से क्या करा है, मतलब ये जो रेशो होता है वो संस्था की डेब्ट, डेब्ट का मतलब यहाँ पर किससे हो गया? एक्सटर्नल, एक्सटर्नल लायबिलिटी, और इक्विटी का मतलब इंटरनल लायबिलिटी। दोनों के बीच में क्या बता रहा है? रिलेशन को बता रहा है कि रिलेशंस क्या बता रहा है कि मतलब इस संस्था की जो एक्सटर्नल लायबिलिटी वो इंटरनल लायबिलिटी से कितनी अधिक है या एक्सटर्नल लायबिलिटी इंटरनल लायबिलिटी से कितनी कम है। तो इनके बीच में क्या बता रहा है? रिलेशन को बता रहा है। आज जैसे मान लो अपन बैलेंस शीट की बात कर रहे हैं, तो बैलेंस शीट में जो लायबिलिटी साइड होती है, अब लायबिलिटी साइड में क्या आता है? शेयर कैपिटल, फिर आती है इसमें लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, जिसे हम क्या बोलते हैं आजकल? नॉन करंट लायबिलिटीज। फिर आती है हमारे पास करंट लायबिलिटीज। तो ये लायबिलिटी आती है, तो एक तो भी शेयर कैपिटल जिसमें साथ में क्या लेते हैं हम? रिजर्व एंड सरप्लस। फिर आती है हमारी नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज। तो नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज ये संस्था की एक तरीके से कौन सी लायबिलिटी होती है? एक्सटर्नल। एक्सटर्नल का मतलब होता है कि जब हम बिजनेस कर रहे हैं तो हम कई बार क्या होता है, जैसे बैंक हो गए या फिर उधार में हम माल खरीद रहे हैं या फिर हम किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो लोन प्रोवाइड कराता है उनसे लोन लेते हैं, तो वो जो लायबिलिटी होती है वो हमेशा कौन सी होती है? एक्सटर्नल होती है। और इंटरनल का मतलब जो ऑनर्स की होती है, कि ऑनर का मतलब जो मालिक खुद पैसा लगा रहा है इक्विटी से या प्रेफरेंस शेयर के थ्रू या मालिक से जो भी प्रॉफिट कमाया था उसमें से जो प्रॉफिट रिजर्व करके चल रहा है, तो वो कौन सी लायबिलिटी होगी? इंटरनल लायबिलिटी होगी। तो इस रेशो को बनाने के पीछे जो लॉजिक है, मतलब संस्था की डेब्ट इक्विटी रेशो कितना होना चाहिए, डेब्ट डेब्ट इक्विटी रेशो का रिलेशंस कितना होना चाहिए, इसलिए हम इस रेशो की कैलकुलेशन करते हैं। तो इसका फॉर्मूला पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे डेब्ट इक्विटी रेशो। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका जो फॉर्मूला है उसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल इक्विटीज, एक्सटर्नल इक्विटीज या टोटल डेब्ट्स बटे इंटरनल इक्विटीज, या इसको हम क्या बोल सकते हैं? शेयर होल्डर्स फंड। ये हमारा फॉर्मूला है। इसके अंदर हम लेते हैं तो एक्सटर्नल इक्विटीज या टोटल डेब्ट्स, फिर बटे में क्या लिखते हैं? इंटरनल इक्विटीज या शेयर होल्डर फंड्स। तो यहाँ पर हम बात करेंगे इंटरनल इक्विटीज की। इसको कई नामों से जाना जाता है। इट इज आल्सो नॉन एज मेनी नेम, like shareholder funds, formula लिखेंगे net worth, equity, और एक
प्रोप्राइटर्स फंड। तो कहने का मतलब क्या हो रहा है कि इंटरनल इक्विटीज के कई नाम होते हैं। एक नाम होते हैं शेयरहोल्डर फंड्स, नेटवर्थ, इक्विटी, प्रोप्राइटर्स फंड या ऑनर्स इक्विटी भी बोल सकते हैं। तो इस तरह हम क्या करते हैं, इंटरनल इक्विटीज को कई नामों से जानते हैं। कैलकुलेशन ऑफ इंटरनल इक्विटीज। तो इंटरनल इक्विटीज में हमारे पास क्या क्या है, इक्विटी शेयर कैपिटल, फिर किसकी बात करेंगे, प्लस में प्रेफरेंशियल, प्लस आल, रिजर्व एंड सरप्लस, फिर माइनस क्या कर देंगे इसमें, इक्विटीज असेट्स। तो कहने का मतलब क्या रहा है कि इसके अंदर इंटरनल इक्विटीज में दोनों तरीके से लेते हैं, इक्विटी और प्रेफरेंस। आर रिजर्व सरप्लस का मतलब जितनी भी रिजर्व सरप्लस होती है वो आती है, और माइनस क्या करते हैं इसमें, इक्विटी एसेट्स। तो इस तरह हम क्या करते हैं, इंटरनल इक्विटी। तो देखो यहाँ पर हम किसकी बात करेंगे, एक्सटर्नल इक्विटीज की। तो एक्सटर्नल इक्विटीज बोल दो, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, टोटल डेब्ट्स। तो टोटल डेब्ट्स का मतलब यहाँ पर किसके होता है, नॉन करंट लायबिलिटीज, फिर इसमें प्लस क्या करते हैं, करंट लायबिलिटीज। ये जो नॉन करंट लायबिलिटीज होती है इसको हम क्या बोलते हैं, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। कहने का मतलब जो हमारी नॉन करंट लायबिलिटीज होती है उसके अंदर क्या आता है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, और प्लस क्या करें इसमें, करंट लायबिलिटीज। अब देखो इसमें हम देखेंगे कि जो हमारी नॉन करंट लायबिलिटीज है उसमें हम क्या क्या लेते हैं। तो नॉन करंट लायबिलिटीज में जनरली लेते हैं इसमें लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, जिसके अंदर आ जाता है हमारा मॉर्गेज लोन, बैंक लोन, पब्लिक डिपॉजिट, डिवेंचर्स। फिर इसमें प्लस क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, फिर प्लस क्या करते हैं इसमें, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, या अदर ऐसे लिख सकते हैं, अदर नॉन करंट लायबिलिटी। तो ये वाली जो चीजें होती है वो किसमें आती है, नॉन करंट लायबिलिटीज में, जिसमें लॉन्ग टर्म बोरिंग्स हो गया, प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस हो गया, प्लस अदर नॉन करंट लायबिलिटीज हो गई। तो इसके अंदर आती है नॉन करंट लायबिलिटीज। देखो इसमें एक इंपॉर्टेंट नोट है, नोट में क्या कह रहा है कि दिस रेशो इज आल्सो कैलकुलेट ऑन लॉन्ग टर्म डेट। कहने का मतलब क्या है कि कुछ विद्वान ये कहते हैं कि इस रेशो की जो कैलकुलेशन है वो लॉन्ग टर्म डेट पे भी की जा सकती है। तो हम क्या लिख रहे हैं कि दिस रेशो इज आल्सो कैलकुलेट ऑन लॉन्ग टर्म डेट। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, इसका फॉर्मूला बनेगा लॉन्ग टर्म डेट बटे जो हमारे पास इंटरनल इक्विटीज आ रही है, नेट वर्थ आ रही है। जैसे हमने बताया था ना, इंटरनल इक्विटीज को किस नाम से जानते हैं, तो नेट वर्थ हो गई। तो हमारा जो फॉर्मूला बना वो क्या बना, लॉन्ग टर्म डेट बटे इंटरनल इक्विटीज। तो कहने का मतलब क्या है कि इस रेशो की कैलकुलेशन लॉन्ग टर्म डेट पर भी की जा सकती है। अगर एग्जाम में कुछ नहीं कहता तो दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, नहीं तो आप पहले फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं इसका एग्जांपल, देखो हमारा जो एग्जांपल है उसमें हमें क्या निकालना है, डेट इक्विटी रेशो। तो हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है, इक्विटी शेयर कैपिटल 2.5 लाख की 9%। 9% का मतलब कि ये जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है कितने लाख की, 1.5 लाख। 9% का मतलब क्या होता है,
मैंने आपको पहले भी बताया था प्रेफरेंस शेयर पे जो रेट ऑफ क्या होती है डिविडेंड, जो पहले से क्या होती है फिक्स होती है। जनरल रिजर्व दे रखा है, सिक्योरिटीज प्रीमियम दे रखा है, बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ P&L दे रखा है, 8% डिवेंचर्स दे रखे हैं, बैंक लोन दे रखा है, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल दे रखे हैं। तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है और हमें क्या निकालना है डेब्ट इक्विटी रेशियो निकालना है। तो हम सबसे पहले इसका क्या लिखेंगे फॉर्मूला। तो फॉर्मूले में क्या लिखने हैं हम डेब्ट, अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा अभी अपने बताया था, इसको हम क्या बोलते हैं एक्सटर्नल इक्विटीज, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं टोटल डेब्ट्स बटे इंटरनल इक्विटीज, या फिर ऑब्लिक लगा के क्या लिख सकते हैं शेयर होल्डर्स फंड। तो इस तरह हम कैलकुलेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे यहाँ पर एक्सटर्नल इक्विटीज। तो मैंने आपको बताया था एक्सटर्नल इक्विटीज में दोनों तरह की इक्विटीज को लेते हैं, मतलब दोनों तरह की लायबिलिटी को लेते हैं, लॉन्ग टर्म और करंट। तो यहाँ पर किसकी इंफॉर्मेशन है, मतलब यहाँ पर हम लेंगे नॉन करंट लायबिलिटीज प्लस करंट लायबिलिटीज। तो जो हमारी नॉन करंट लायबिलिटीज आ रही है, तो नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर किसको लेंगे, एक तो डिवेंचर्स को लेंगे और बैंक लोन, क्रेडिटर्स और बीपीएल। तो नॉन करंट लायबिलिटीज में तो दो चीज आएंगी कि नॉन करंट लायबिलिटीज में क्या क्या है। नॉन करंट लायबिलिटीज में ले रहे हैं हम यहाँ पर डिवेंचर्स प्लस साथ में किसको ले रहे हैं बैंक लोन। और करंट लायबिलिटीज में दो चीज आ रही है, एक तो आ रहा है क्रेडिटर्स और साथ में किसको ले रहे हैं बिल्स पेबल। तो उसका मतलब हमारे पास जो डिवेंचर्स हैं कितने लाख के हैं 6 लाख के। फिर बैंक लोन कितना है 2 लाख का, बीपी कितना है 30,000 और ये कितना है 20,000, जोड़ते कितना देगा 8,50,000। तो इसका मतलब हमारे पास जो एक्सटर्नल इक्विटीज आ रही है वो कितनी आ रही है 8,50,000। कितनी 8,50,000। अब हम किसकी बात करेंगे इंटरनल की। तो देखो इंटरनल इक्विटीज में क्या कहेगा, मैंने बताया था इंटरनल इक्विटीज का मतलब ये एक तरीके से वो लायबिलिटी होती है जो संस्था के अंदर की होती है, जिसके अंदर हम शेयर कैपिटल लेते हैं। दोनों तरह के शेयर हैं, इक्विटी और प्रेफरेंस, तो दोनों आएंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस क्या करेंगे इसमें 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस मैंने लिखा था ऑल रिजर्व सरप्लस। तो हमारे पास जो जनरल रिजर्व है और सिक्योरिटीज रिमेन और स्टेटमेंट ऑफ P&L है, ये तीनों किसके पार्ट है जनरल रिजर्व के। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे जनरल रिजर्व प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम प्लस बैलेंस ऑफ P&L, बैलेंस ऑफ P&L। यहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल कितने लाख की है 2.5 लाख की, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी है, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल थी जो कितनी थी 1.5 लाख रुपए की। हम किसकी बात करें जनरल रिजर्व, तो जनरल रिजर्व हमारे पास कितना है 80,000 और सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना है 70 और स्टेटमेंट ऑफ P&L कितना है 1 लाख। तो जुड़ के कितना हो जाएगा हमारे पास, ये जैसे एक हम जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 6,50,000। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6,50,000, 6,50,000 का भाग लेंगे हमारे पास 1.31:1। अब देखो हमारे पास जो सेकंड रेशियो आएगा वो क्या है प्रोप्राइटरी रेशियो, जिसका फॉर्मूला क्या बनता है प्रोप्राइटर्स फंड बटे टोटल एसेट्स, या प्रोप्राइटर फंड्स को क्या बोलते हैं शेयरहोल्डर फंड्स भी बोलते हैं। तो ये हमने अभी जो डेब्ट इक्विटी रेशियो पढ़ा था वहां पर हमने सीखा था शेयरहोल्डर फंड्स की कैलकुलेशन कैसे करते हैं। अब हम बात किसकी करेंगे यहाँ पर टोटल एसेट्स की। तो देखो टोटल एसेट्स का मतलब क्या होता है, आज अपन जैसे बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट का मतलब कि बैलेंस शीट के जो एसेट साइड का जो टोटल होता है उसको हम क्या बोलते हैं टोटल एसेट्स। इसमें सभी एसेट्स को लेते हैं, जैसे नॉन करंट एसेट्स। तो नॉन करंट एसेट्स का मतलब एक तरीके से ये हमारी कौन सी एसेट्स होगी फिक्स एसेट्स होगी, जिसके अंदर
टेंजिबल आ रही है, इंटेंजिबल आ रही है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आ रही है, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस आ रही है, साथ में किसको ले रहे हैं, करंट एसेट्स को। तो ये हमारी कौन सी एसेट्स होगी, टोटल। फिर हमारे पास जो थर्ड रेशो आता है उसको हम क्या बोलते हैं, सोल्वेंसी रेशो। कुछ लोग इसको डेब्ट टू टोटल एसेट्स रेशो के नाम से भी जानते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डेब्ट्स बटे टोटल एसेट्स। टोटल डेब्ट्स अभी मैंने आपको बताया था कैसे निकालते हैं, टोटल एसेट्स आपको दे रखी है, तो इस तरह हम क्या करेंगे, इन रेशोस की कैलकुलेशन करेंगे। अब हम इसका एक एग्जांपल पढ़ेंगे। देखो ये हमारे पास एग्जांपल है जिसमें हमें कैलकुलेट क्या करना है, डेब्ट इक्विटी रेशो, प्रोप्राइटरी रेशो और सॉल्वेंसी रेशो। हमें कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है, इसमें क्या है कि लॉन्ग टर्म बोरिंग्स 50,000 रुपए, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस कितने 75,000, करंट लायबिलिटीज कितनी है 37,500, नॉन करंट एसेट्स 2,70,000, साथ में किसकी इंफॉर्मेशन है, करंट एसेट्स की इंफॉर्मेशन है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे इसमें, डेब्ट इक्विटी रेशो। तो इसका फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि टोटल डेब्ट्स, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, एक्सटर्नल इक्विटीज डिवाइड में क्या करेंगे, इंटरनल इक्विटीज, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, नेट वर्थ। सबसे पहले हम देखेंगे कि टोटल डेब्ट, तो टोटल डेब्ट्स में किन किन को लेंगे, तो टोटल डेब्ट्स का मतलब यहाँ पर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स हो गया, लॉन्ग टर्म प्रोविजन और नॉन करंट लायबिलिटीज हो गया। क्योंकि लॉन्ग टर्म बोरिंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजन ये किसका एग्जांपल है, मतलब एक तरीके से नॉन करंट लायबिलिटीज में आते हैं। उसका मतलब टोटल डेब्ट्स में आएगा एक तो लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, सॉरी लॉन्ग टर्म बोरिंग, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन, प्लस इसमें क्या ऐड करेंगे, करंट लायबिलिटीज। अब बात किस पे रही, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स की। तो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स कितना रहा है 50,000, और ये हमारा कितना रहा है 75,000। फिर हम किसकी बात करें, करंट लायबिलिटीज की, कितना रहा है 37,500। तो हम इसको जोड़ेंगे, जैसे 50 में 75 जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1,25,000। जैसे हम इसमें 37,500 जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना जाएगा, तो इसका मतलब हमारे पास जो टोटल डेब्ट्स आ रही है वो 1,62,000 कितनी आ रही है 500। अब हम किसकी बात करेंगे, इंटरनल इक्विटीज की। तो हमारे पास जो टोटल डेब्ट है वो 1,00,000 कितनी आ गई 62,500। तो यहाँ पर अब हम किसकी बात करेंगे, इंटरनल इक्विटीज। मैंने आपको बताया था इसमें किन किन को लेते हैं, अब इसमें इंफॉर्मेशन तो दे नहीं लिखी इंटरनल इक्विटीज की, तो इसका मतलब एक तरीके से इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, आज हम बैलेंस शीट के थ्रू करेंगे। तो हम बैलेंस शीट बनाते हैं, तो बैलेंस शीट में दोनों साइड होती है, एक तो होती है लायबिलिटी साइड और एक होती है असेट साइड। अब होता क्या है, बैलेंस शीट की दोनों साइड का टोटल हमेशा क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। जितनी हमारे पास असेट्स होगी उतनी क्या होनी चाहिए, लायबिलिटी। अब असेट्स में क्या क्या दे रखी है हमारे पास, नॉन करंट असेट्स कितने लाख की, 2,70,000 की, और करंट असेट्स कितनी है 67,500। अगर हम इसको जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 3,37,500। तो उसका मतलब जब टोटल असेट्स 3,37,500 है तो टोटल लायबिलिटीज भी कितनी होगी, 3,37,500 की नहीं होगी, 3,37,500। अब लायबिलिटी साइड में हमारे पास किसकी इंफॉर्मेशन थी, ओनली लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजन और करंट लायबिलिटीज की थी। इसका मतलब हमारे पास जो नॉन करंट लायबिलिटी आ रही है उसमें दो चीज आ रही है, एक तो बोरिंग और एक आ रहा है प्रोविजन। तो जो बोरिंग्स कितने लाख की थी, बोरिंग्स यहाँ पर थी 75, बोरिंग्स यहाँ पे थी 50,000 रुपए की, और प्रोविजन कितना था 75,000। फिर बात किसकी होगी, करंट लायबिलिटीज की, और करंट लायबिलिटीज कितनी आ रही थी 37,500। इन सब का जो टोटल आ रहा था वो आ रहा था 1,62,500। जबकि हमारे पास जो टोटल असेट्स है वो कितनी थी 3,37,500। और जबकि हमारे पास माइनस करें अगर अपन एक्सटर्नल इक्विटीज
वो हमारी आ रही थी 1,62,500। अगर अपन डिफरेंस देखें यहाँ पर जाएगा तो 13 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 1,75,000 रुपये। तो इसका मतलब हमारे पास जो शेयर होल्डर फंड्स निकल के आएगा वो 1,00,000 कितना आएगा? 75,000। जिसके अंदर हम किस किस को लेंगे? जिसके अंदर हम शेयर कैपिटल को लेंगे और रिजर्व एंड सरप्लस को लेंगे, जो हमारी क्या कहलाती है? इंटरनल इक्विटीज कहलाती है, जो कितनी आ रही है? 1,75,000। तो इसका मतलब हमारे पास जो ये निकल गई वो क्या है? इंटरनल इक्विटीज। तो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं? तो हम यहाँ पर जो इंटरनल इक्विटीज है उसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि टोटल असेट्स माइनस एक्सटर्नल इक्विटीज। तो हमारी जो टोटल असेट्स कितनी आ रही है? 3,37,500 और एक्सटर्नल लायबिलिटीज 1,62,500। तो जो इंटरनल इक्विटीज आएगी वो कितनी आएगी? 1,75,000 रुपये। तो जैसे हम 1,75,000 का भाग लगाएंगे इसमें तो हमारे पास क्या रहेगा? 0.93 1। तो कहने का मतलब हमारी जो एक्सटर्नल इक्विटीज है वो इंटरनल लायबिलिटीज से कितनी है? 0.93। तो इस तरह हम क्या करेंगे? डेट इक्विटी रेशो निकालेंगे। फिर हम किसकी बात करें? सेकंड, प्रोप्राइटरी रेशो। तो प्रोप्राइटरी रेशो हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था? प्रोप्राइटरी फंड, प्रोप्राइटर्स फंड, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं? नेटवर्थ बटे टोटल असेट्स। हमारा जो प्रोप्राइटरी फंड्स था वो कितना था? 1,75,000। और जो टोटल असेट्स थी, तो देखो टोटल असेट्स में हम किस किस को ले रहे थे? तो टोटल असेट्स में मैंने बताया था इसमें आती नॉन करंट असेट्स और प्लस क्या आती? करंट असेट्स। तो हमारे पास जो नॉन करंट असेट्स थी वो कितनी थी? 2,70,000। और जो करंट असेट्स थी वो कितनी आ रही थी? 67,500। तो दोनों को जोड़ दे तो कितना आ रहा था? 3,37,500। तो जैसे यहाँ पे 3,37,500 का भाग लेंगे तो क्या निकल जाएगा? 0.52 तो इसका मतलब हमारे पास जो प्रोप्राइटर्स फंड है वो हमारी टोटल असेट्स का कितना आ रहा है। हम जो पढ़ेंगे थर्ड रेशो उसका नाम था सॉल्वेंसी रेशो। इसका फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था कि टोटल डेब्ट्स बटे टोटल असेट्स। तो हमने अभी निकाली थी। तो हमारे पास जो टोटल डेब्ट्स थी वो कितनी थी? 1,62,500। टोटल असेट्स कितनी आ रही थी? टोटल असेट्स आ रही थी 3,37,500। जैसे बाहर लेंगे तो कितना आएगा? 0.48 1। तो इस तरह हम क्या करेंगे? सॉल्वेंसी रेशो की कैलकुलेशन करेंगे। देखो हमारा जो ये चैप्टर था अकाउंटिंग रेशोस, इसके ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स कवर हो चुके हैं। अब आपको क्या करना है? इसके मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा जो आपको ट्राई करने हैं। तो आपको जितने भी एग्जांपल्स हैं हमारे इस चैप्टर के अंदर वो सब करने हैं, और आपको जो अनसोल्व करने हैं वो आपको 3 से लेके 9 तक करने हैं। और आई होप ये एग्जांपल्स और जो अनसोल्व है बहुत ही इजी है और आप लोग कर लोगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में आपको क्या करना है? कमेंट्स करके बताना है कि सर हमको इस एग्जांपल में क्या आ रही है, ये इस अनसोल्व में प्रॉब्लम आ रही है, तो हम उसका क्या करेंगे? सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है।